नमस्कार, सूर्य विशेष आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। सूर्य विशेष में बात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के उस आहट की करेंगे जिसका सायरन कल यानी कि 7 तारीख को देश के 259 जिलों में सुनाई देने वाला। भारत के गृह मंत्रालय के आदेश पर देश के सभी संवेदनशील जिलों को आदेश जारी हुए हैं जिसमें युद्ध की स्थिति में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान नागरिकों को हमले के दौरान खुद के बचाव की जानकारी दी जाएगी। हवाई हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट की जानकारी मिलेगी। अहम ठिकानों को छिपाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमले के दौरान सायरन बजने पर जगह खाली करने की जानकारी दी जाएगी। मतलब साफ है कि भारतीय सेना जल्द ही कुछ बड़ा करने की तैयारी में है ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। आप इस मॉक ड्रिल की अहमियत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 54 साल बाद देश में ऐसा माहौल बनाकर और आम नागरिकों के बचाव के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश है तैयार, आतंक पर होगा आखिरी प्रहार। सायरन बजेगा, पाकिस्तान का दिल दहलेगा। देश के 259 जिलों में मॉक ड्रिल के आदेश। युद्ध की आहट के बीच 7 मई को मॉक ड्रिल। सेना की है तैयारी, अब आम लोगों की बारी। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। पहलगाम हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक सभी एक स्वर में आतंक के आका को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अब आतंक पर आखिरी प्रहार का समय आ चुका है। 22 अप्रैल के बाद इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ सेना और सुरक्षा एजेंसियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है और अब आम बारी आम नागरिकों की है जिसमें उन्हें आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश पर 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस दौरान आम लोगों को युद्ध के दौरान खुद बचाव की जानकारी, सायरन पास पर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने की तैयारी, हवाई हमले से बचाव के लिए ब्लैकआउट की जानकारी, हमले के समय अहम ठिकानों को छिपाने के तरीके, लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की ट्रेनिंग, आग पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, मॉक ड्रिल का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। भारत है तैयार, भारत के लोग तैयार हैं, भारत की सेना तैयार है, भारत का सेंटिमेंट तैयार है। कोई भी भारत पर बुरी नजर डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। न हमने कभी किसी को बख्शा है न बख्शेंगे। न जो हमें छेड़ेगा उसे ना हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जो छेड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। जिस तरह 22 तारीख की घटना पहलगाम में हुई,
धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, भारत की आत्मा पे हमला हुआ। हमने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है और भारत हर तरह से सक्षम है। इसलिए गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल का भी 7 तारीख को किया है ताकि सेना के साथ देश भी तैयार रहे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है, जिसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो सब लोगों तक मैं ये मैसेज फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि 7:30 से लेकर के 7:40 तक कल 7 मई को एक ब्लैकआउट होगा, जिसमें उनको जैसे ही अलार्म बजती है तो उनको लाइट्स ऑफ रखनी है। विशेष करके घरों की लाइट्स, अगर वो इन्वर्टर्स पे हैं, डीजी सेट पे हैं, उसको भी उस प्रकार से मैकेनिज्म कर लें कि वो लाइट बंद रहें। अगर लोग कहीं बाहर हैं और उनको किसी वजह से घर पे नहीं रह सकते, उनको जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपनी गाड़ी को कहीं साइड में पार्क कर लें और गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, लाइट्स हैं, वो भी बंद कर लें। इस मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी को लेकर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ है, साथ ही साथ रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण, रक्षा विशेषज्ञ है। आप दोनों का की बहुत स्वागत है सर सूर्या समाचार पर। जेके बंसल जी, क्योंकि मॉकड्रिल होनी है कल और इसको लेकर तमाम सवाल नागरिकों में भी है अभी उनके मन में कि आखिर मॉकड्रिल क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है इसको, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं, समझना चाहेंगे। देखिए, मॉक ड्रिल का मतलब अपने आप को तैयार करना है। आप भी जो किसी भी समय कोई इसमें, तो अगर हम हमारे वहां पे बम पड़ते हैं तो एक उनका भी आसरा है, तो उससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब कभी इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे जो रडार है, हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज डबल आ रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, मैं आऊंगी आपके पास। शशि भूषण जी, आपसे ये मेरा सवाल कि जो मॉकड्रिल है उसको लेकर लोग अभी चिंता में भी हैं और सोच भी रहे हैं कि आखिर मॉकड्रिल क्या होता है, किस तरीके से इसको किया जाता है। मैं चाहूंगी कि आप एक सरल भाषा में समझाएं नागरिकों को कि मॉकड्रिल किस प्रकार से की जाती है। जी, धन्यवाद फिर से सूर्य समाचार पर आपने अवसर दिया। मॉकड्रिल के बारे में मैं अगर चर्चा करूं तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नाम पर मत जाइए, ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये माहौल वाली चीज नहीं है, मौकरी वाली चीज नहीं, बड़ा सीरियस ये एक्सरसाइज है और हम इसको प्रैक्टिस ड्रिल बोलते हैं। मैं एक महारत्ना PSU में नोडल ऑफिसर रहा हूँ सिविल डिफेंस का, और इसके नाते मैं बड़े हाई लेवल पे इंटरेक्शन करता रहा सिविल डिफेंस में, और उनका जो नजरिया है प्रैक्टिस ड्रिल का, किसी समय सिर्फ सिविल डिफेंस अथॉरिटी इसके बारे में एक रोल प्ले करती थी पूरे देश में। आज NDA में भी वही लेवल पर कंट्रीब्यूट करती है और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस कराती है भारत के नागरिकों को। तो ये जो प्रैक्टिस ड्रिल है, ये 4 भागों में हम बांट सकते हैं कि एक तो पहले हम तैयारी करें, और तैयारी के बाद जब हमें लगता है कि हम तैयार हैं और मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर वो देखें कि जब असल में वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हमने जो प्रैक्टिस किया उसको हम व्यावहारिक रूप से उस पर अमल करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हो जाता है उस वक्त उसकी प्रैक्टिस के सफलता
का अंदाजा सभी को हो जाता है। और तीसरे लेवल पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ हमको अपनी ही सुरक्षा नहीं करनी है, हमें अपने परिवार की, हमने अपने पड़ोसियों की, समाज के और लोगों की भी मदद करने के लिए तैयारी करनी होती है। और वो हमें कन्विक्शन, कमिटमेंट हमारा प्रैक्टिस के टाइम नहीं शुरू हो जाता है, और उसके बाद होती है कि कुछ और बातें हैं जो प्रैक्टिस डे के लिए नागरिकों को समझ में आनी चाहिए। तो पहला मैं, अगर आप परमिट करें तो पहला मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ कि तैयारी के लिए। जी बिल्कुल, आप बताइए। तैयारी जो जी, तो एक तो ये कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस ड्रिल सिर्फ एयर रेड्स के बारे में नहीं है, ये हवाई खतरों के बारे में ही नहीं है, क्योंकि हवाई खतरे तो होंगे और आवाज आएगी, रेस्पॉन्स के लिए टाइम मिलेगा। अगर सायरन नहीं भी बजा तो हवाई जहाज के आने जाने की आवाज से भी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जी। तैयारी हमें इसलिए भी करनी है कि लोग ये देखें कि जब अगर दुश्मन की कोई मिसाइल आ रही है तो वो इतने कम समय में हमारे सिर के ऊपर आ जाती है कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिलता। तो नागरिकों को आज की तारीख में हमें ये भी बता रहा है कि अगर मिसाइल से अटैक होता है तो क्या हालत होगी, कैसी आवाज होगी, उसकी तैयारी क्या करनी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा आपसे अगला सवाल भी है शशि भूषण जी, क्योंकि देखिए लोग पैनिक कर रखे हैं अभी, क्योंकि मॉकड्रिल के बारे में अच्छे से अभी जानते रखी है कि आखिर मॉकड्रिल किस तरीके से होती है, बस वो खबरों में ही जान रखी है, देख रखी है, लेकिन पैनिक ना हो लोग, इसको लेकर आप कैसे समझाएंगे उनको? वैसे तो जिसमें ये बड़े फेमसली कहा था कि पहली बात तो आप घबराए नहीं जी, तो ये दरअसल बात ये है कि चाहे कितना भी तैयारी कर लें, नागरिकों का, आम इंसान का घबराना मुनासिब है और ये प्राकृतिक है। क्योंकि फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि जो डरता नहीं है या तो वो झूठा है या फिर वो मूर्खा है। तो डर तो सबको लगता है, डर के आगे जीत है। यहाँ भी डर लगेगा, अभी भी जब होगा मॉक ड्रिल के बारे में हम तैयारी कर रहे होंगे तो कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन असल में जब आक्रमण होगा, हवाई हमला होगा या किसी भी प्रकार का दुश्मन का आक्रमण होगा तो डर लगना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन उस डर को कैसे कंट्रोल किया जाए? वो डर कंट्रोल तभी होता है कि हम बार बार इसको प्रैक्टिस करें। भारत के नागरिकों ने, माफ कीजिएगा मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, भारत के नागरिकों ने सन 71 की लड़ाई के बाद कभी भी सामाजिक रूप से, चाहे वो शहर के हिसाब से बोले या गांव के हिसाब से बोले, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी इस तरह की मॉक ड्रिल या प्रैक्टिस ड्रिल की तैयारी नहीं की है और उसमें कहीं भाग नहीं लिया है। तो एक तो ये कि ये तो जब हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। शशि भूषण जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ जेके बंसल जी भी जुड़ चुके हैं दोबारा से। जेके बंसल जी, क्योंकि अभी भारत पाक के बीच में तनाव का माहौल है, भारत सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, बैठकों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री लगातार बैठकें ले रखे हैं, सेना के प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें हो रखी है। इस बीच इस मॉक ड्रिल को आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने? देखिए, ये तो पहले मीटिंग होकर उसमें डिसाइड कर चुके हैं कि क्या हमें करना है, लेकिन उनको बार बार रिव्यू करना बहुत आवश्यक होता है। बदलती परिस्थिति में क्या होने जा रहा है, अभी वहाँ पे उनके पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत बदलती जा रही है, क्योंकि अभी रिपोर्ट ये आई है कि उनके जो है गोले तोप के नहीं है, सिर्फ 4 दिन के ही बचे हुए हैं। और पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल तरफ से भी हमको घेरना है, एफटीएफ के अंदर में, एफएटीएफ के अंदर। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप अपनी बात को रखिए। जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। तो एफएटीएफ में भी घेरना है, तो उन चीजों को देखते ही होता रहता है। और अभी जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है इस समय, जैसे कि त्यागी साहब ने भी बताया कि मॉक ड्रिल की बड़ी आवश्यकता है और मॉक ड्रिल हो भी रही है, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हालांकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, और वो अगर यूज करेगा तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होगा जिसकी मारक क्षमता बहुत कम होती है। अगर उसने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज भी किया तो हमारी मिसाइलें उनके कंट्री में ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट उनकी कंट्री में होगा। अगर वो बॉर्डर के आसपास होता है तो जो अगर
हवाएं उधर को चलती हैं तो न्यूक्लियर रेडिएशन उनके पास भी जाएगा। इसी तरह के जो कई बार रूस ने भी यूक्रेन को धमकी दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो वहां पर यूरोप के कंट्री हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का इफेक्ट बहुत वाइड होता है, तो वहां सारी तैयारियां, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की ओर से बार बार परमाणु बम की धमकी दी जा रही है, परमाणु हमले की धमकी भारत को दी जा रही है। ये जो धमकी पाकिस्तान दे रहा है, देखिए जाकिर तौर पर भारत के पास इससे ज्यादा हथियार है, इससे ज्यादा परमाणु जो बम है वो है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? तो उसका पता नहीं चलता कि उसके अंदर रेडिएशन है या नहीं है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो ना उसको हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरह का जो कार्ड है उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो अगर ये किसी के साथ है तो हर एक को अपने साथ रखने की आवश्यकता है कि पता चल जाए कहीं पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ कि नहीं हो। अगर स्थिति ऐसी आती है तो इसके लिए जो रेस्क्यू वर्कर हैं उनको एक विशेष तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ये फेस मास्क है जिसको जो है, जिससे रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता, नहीं तो रेडियो एक्टिव कण हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो ग्लव है उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया, अगर कोई रेडिएशन का इफेक्ट हो जाता है तो ये एक जो है इसको रेडिएशन डिकंटामिनेशन को जो हम कर सकते हैं, रेडिएशन डिकंटामिनेशन को डिकंटामिनेट करने का ये किट है जिससे किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर रेडिएशन बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये दवाइयां हैं जिसका हमें भारत में या दिल्ली में खासकर कहें तो हमारे जो एम्स का ट्रॉमा सेंटर है उसके अंदर में, आर्मी हॉस्पिटल के अंदर में इस तरह की फैसिलिटीज हैं उसको ठीक करने के लिए। और जो रेडिएशन अगर एक बार बॉडी के अंदर चला जाए तो उससे जो है यूरिन में भी वो जाता है, तो उनको करने के लिए जो एक ये मेल के लिए यूरिन कलेक्शन का बैग है और ये फीमेल के लिए कलेक्शन का बैग। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो बहुत बुरा बॉडी के ऊपर में होता है, शरीर के सभी अंगों पर होता है, खून के ऊपर होता है। अगर रेडिएशन 400 रेड से ज्यादा चला जाए तो बचने की उम्मीद कम रहती है, तो और लेकिन 400 से कम रहता है तो फिर भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। उसके अंदर में आपके फेफड़े, आंतें, खून सब खराब हो जाते हैं और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है कि सदियों तक जिंदगी भर चलता रहता है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में देखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, जेनेटिक इफेक्ट हो जाएगा, बच्चों में जो है उसका इफेक्ट चला जाता है, जेनेटिक डैमेज हो जाता है और फर्टिलिटी हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हिरोशिमा नागासाकी का बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है कि किस तरीके से जब वॉर होता है तो उसका प्रभाव घर के सालों तक देखने को मिलता है अच्छे से। और अगर कोई नीचे बेसमेंट है तो वो ज्यादा सुरक्षित रहता है, और जैसे मेट्रो स्टेशन है ये भी ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा ओपन में कभी कोई खाए नहीं, कोई इस्तेमाल किसी भी तरह का कोई स्मोकिंग, खाना या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। और मान लिया पानी अगर है उसके टैंक को ढक के रखना है, क्योंकि रेडिएशन कण उसके अंदर में भी जा सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रेडिएशन से बचने के लिए, क्योंकि जो एक हाइप जो इस तरह की एक पागलपन पाकिस्तान दिखा रहा है, इसको जो एक तरह से कहते हैं म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन मैट, मतलब अगर वो उन्होंने किसी तरह की ऐसी हिमाकत की तो हमारे पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें कि हम जल, थल और नभ तीनों जगह से वो कर सकते हैं अटैक। हमारे पास में अगर जो सबमरीन है अरिहंत, उसके अंदर में न्यूक्लियर मिसाइल फिट है और पाकिस्तान का जो है नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। तो इस तरह की गलती पाकिस्तान ना करे, जो जगह जगह बयान देता है उसके कंट्री में भी उसको ध्वस्त किया जा सकता है मिसाइल को। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, नागरिकों को जिसका ध्यान रखना है, आपने बताई है। सावधान ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, जैसे हमारे पास जी, मैं आऊंगी आपके पास शशि भूषण जी, सिस्टम है, क्योंकि देखिए आयरन डोम पाकिस्तान की ओर से देखिए मदद की गुहार लगाई जा रही है, तमाम तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं पाक की ओर से। हालांकि यूएनएससी की ओर से पाक को फटकार लगाई गई है। जब युद्ध होता है तो उसके बाद ये सब चीजें जो है वो भारत के फेवर में किस तरीके से आएंगी? बहुत सारी बातें हैं जो भारत के फेवर में अभी से हैं। एक तो ये कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भारत के पास है। अगर तुर्की को निकाल दें, एक नालायक देश तो ऐसा है जो अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में है। बाकी तो चीन की बात करें तो चीन विड्रॉ हो गया चीन से, और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी भारत के साथ है। वो इसलिए कि हम एथिकली
करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है और ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशन के हिसाब से भी हम सही हैं। तो एक तो ये अपने आप में ही हमारी जीत है और आगे जो एलिमेंट है जो हमें बताते कि हम जीत की तरफ अग्रसर हैं, वो ये कि हमारी जो डिप्लोमेसी के अंतर्गत डिसीजन है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो व्यापार बंद करने की बात हो, वीजा कैंसिल करने की बात हो या फिर पानी रोकने की बात हो। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम कितने दिन तक पानी रोक पाएंगे, लेकिन अगर हम 5-5, 7-7 दिन भी पानी रोक लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा, वो जो सिंचित इलाका है पाकिस्तान का, झेलम का या फिर चेनाब का या और भी जो दरियाएं हैं जिनको हम रोकने में सक्षम हैं पूरी तरह से या टाइमली फेज मैनर में रोकने में सक्षम है, वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। अभी आप देखिए हमारे यहां गेहूं कट रहे हैं, 15 दिन के बाद गेहूं कटने के बाद किसान तैयारी करना शुरू कर देते हैं अगली फसल की, और उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता है। ये 15 दिन का एक साइकिल जो अगर पाकिस्तान का पानी रोक देता है 7-7 दिन के लिए, वो काफी है, इनके खेती को बर्बाद कर देगा, इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इनके पास इंपोर्ट के जो रूट हैं वो भी इंडिया ने ब्लॉक कर रखे हैं। तो अगर ये चाहे कि हमें फल हो, सब्जी हो, दाना हो, पानी हो, ये तो सारा रुक गया। तो बिना लड़ाई लड़े हुए भारत जीत के रास्ते पर तो पहले से ही है। तो मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा है कि युद्ध आखिर में कूटनीति का सबसे अंतिम विकल्प है। जब युद्ध होगा तो हम जीत ही जाएंगे, ये हमारी सैनिक क्षमता बताती है, ये हमारे नागरिकों का कर्तव्य बोध बताता है, हमारे नागरिकों का शत्रु बोध भी यही बताता है। तो जीत तो हमारी अवश्यंभावी है, लेकिन जो कूटनीति अभी भारत दिखा रहा है वो सफलता के रास्ते पर पूरी तरह से सफल होने का निशान हमको दे रहे हैं, पहचान हमको दे रही है। ठीक है, जेके बंसल जी, मैं समझना चाहूंगी कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले कितना मजबूत है अगर युद्ध होता है तो। देखिए, भारत को हर तरह से मजबूत है, हमारी सेनाएं, उसमें आप चाहे थल सेना ले लीजिए, जल सेना ले लीजिए, वायु सेना ले लीजिए, सभी मजबूत हैं। हमारी 4th फायर पावर है, जबकि पाकिस्तान की 12th है। जहां तक नेवी का सवाल है, हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें विक्रांत तो अभी अरब सागर में गया हुआ है। हमारे पास में 7 डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें से INH सूरत जो है वो अभी एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पर जो गया टेस्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल का, और वो 16 मिसाइल साथ में लेके चल सकता है, AI से लैस है। और इस तरह के हमारे पास 7 डिस्ट्रॉयर हैं, उनके पास एक भी नहीं है। जबकि हमारे पास में जो है 4.5 जनरेशन के राफेल हैं, जब उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास S-400 मिसाइल जो है एयर डिफेंस है, जो रशिया से लिया गया है, बहुत ही इफेक्टिव है। जबकि उनके पास HQ-9 है, वो HQ-9 को बेकार है, क्योंकि चीन भी वो चीन से आई है, चीन रशिया की इस्तेमाल करता है। उनके टैंक ले लीजिए, उनके एयरक्राफ्ट ले लीजिए, वो कुछ भी नहीं है। और बाकी जो है उनके पास में अभी जो उनके पास में 155 mm की सेल थी, जो कि आर्टिलरी में गन के लिए इस्तेमाल होती है, उन्होंने यूक्रेन को भेज दी $364 मिलियन के अंदर में, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर में। तो उनके पास में अभी 4 दिन का गोला बारूद है, ज्यादा से ज्यादा। ये जो उनके पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी इस बात को कहा था। तो इस प्रकार देखते हुए उनकी शक्ति बहुत कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं जो आर्मी मूव्स ऑन बैली नॉट ऑन फीट। खाना जरूर होना चाहिए, लेकिन उनके पास खाना नहीं है, पेट्रोल के लिए गाड़ी में चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, और पैसा नहीं है, उनकी थोड़ी सी वक्त की कमी है। और 10 यहाँ तक कि 8 बिलियन। शशि भूषण जी, क्या लगता है आपको कि भारत की ओर से क्या सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, और भारत कितना मजबूत है, ये आपसे भी मैं जानना चाहूंगी पाकिस्तान से। देखिए, जल बंसल ने भी कहा और आपने खुद भी वो बताया कि 3 गुना शक्ति अगर जिस भी पक्ष की ज्यादा हो तो उसकी विजय की गारंटी ऑलमोस्ट मान लीजिए।
हालांकि सशस्त्र सेना के बल और उनके जो रक्षा सामग्री हैं, शस्त्र हैं, उनका इस्तेमाल करने का ट्रेनिंग और उसके पीछे आदमी, उनका ट्रेनिंग का जज्बा, बलिदान का जोश और जो और भी बहुत सारी बातें हैं जो भारत के नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व अपने सबॉर्डिनेट को सिखाता है। जवान का अफसर के साथ जो लगाव है वो अनमैचेबल है। पूरे वर्ल्ड में इसका कोई उदाहरण नहीं है। पाकिस्तान तो वहां तो अफसर अपने को जमींदार समझते हैं और इनको क्या समझते हैं वो आप देख ही लीजिए कि एक यंग लेफ्टिनेंट के साथ क्या हुआ, उसने क्यों आत्महत्या कर ली। तो यहाँ जो जज्बा है वो बहुत ही जीने के लिए और जान देने के लिए, दोनों के लिए जो है भारत के सैनिकों का, वो इसको जीत की गारंटी देता है। ठीक है। सैनिक तैयारी जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा है, चाहे आप जल सेना की देखिए, नौसेना की देखिए या वायुसेना की देखिए। यानी कि पाक के मुकाबले भारत बहुत ज्यादा मजबूत है अभी और तैयारियां भी की जा रही है। फिलहाल आप दोनों की मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने चर्चा की इस पर और विस्तार से दर्शकों तक पूरी